Hello students, today the topic which we are going to discuss is closed packing. So closed packing क्या होती है? Let's start. Spheres representing particles when closely packed with each other, that is known as closed packing. जिसे नाम से भी क्लियर है, closed packing. Like किसी भी जब पार्टिकल्स को एक स्फेयर्स जो कि किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, स्फेयर्स से, एक कुछ पार्टिकल्स की जब क्लोज्ड पैकिंग कर दी जाती है, लाइक बहुत ही पास उनको पैक्ड कर दिया जाता है, तो उस चीज को क्या हम कहते हैं? क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं. ओके, सो क्लोज्ड पैकिंग इज ऑफ 3 टाइप्स, 1D, 2D, 3D. 1D में क्या होता है? रो में की जाती है. 1D क्लोज पैकिंग रो में होती है. लाइक सिंपल एक नॉर्मल रो होगी. 1D यानी कि वो क्या होगा? लीनियर रो होगी. और इसका कोऑर्डिनेशन, ये CN क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि नेबरिंग एटम्स. अब इसके 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 क्यों है? क्योंकि हर एटम के आसपास कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स है. लाइक इसका देखें तो ये 2 एटम्स हैं. इसको देखें ये और ये 2 एटम्स हैं. और ये क्या फॉर्म कर लेते हैं? अपने एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, एक रो फॉर्म कर रहे हैं. तो क्या है? एक 1D में एक रो में होती है, इनकी क्लोज पैकिंग रो में होती है. सेकेंड आता है हमारा 2D. 2D में बाय प्लेसिंग द रोज इन 2D. अब बहुत सारी रोज हैं, उनको ऐसे ही एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो कैसा फिगर बन जाएगा? हमारा 2D फिगर बन जाएगा. ओके, जिस रोज और कॉलम्स, जिसमें दोनों इंक्लूडेड होंगे, रोज भी इंक्लूडेड है, कॉलम्स भी इंक्लूडेड है. तो ऐसे फिगर को हम क्या कहेंगे? ऐसे जो पैकिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग. ओके, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी होता है, 6 भी होता है. कैसे, क्यों 4 और 6 क्यों है, चेंजेस क्यों है, ये अभी जस्ट हम समझेंगे. पहले 3D. अब 3D क्लोज पैकिंग में क्या है? बाय प्लेसिंग 2 डायमेंशनल रोज वन अबव द अदर. अब 2 डायमेंशनल रोज जो है, हमने 2 डायमेंशनल रोज जो हमारी क्या थी, वो ऐसी थी कुछ, लाइक ये रोज, ये कॉलम्स. ठीक है, ओके. 2 डायमेंशनल हमारी जो रोज कॉलम थे, स्ट्रक्चर था, उसको एक लेयर बनाते चले. लाइक हमारा कुछ ऐसे लेयर बनाते, यहाँ पे एक नीचे भी जा रही है, ऊपर इसके, तो देखो एक क्यूब फॉर्म हो जाएगा. समझ में आ रहा हो? तो ये क्यूब फॉर्म हो जाता है. लाइक एक के ऊपर एक ऐसी पूरी रेक्टेंगल, अगर मान लें हम रेक्टेंगल शेप की हमारी एक 2D डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हुई है, उसके ऊपर लेयर्स उसकी बनाते चलेंगे तो क्या हमारा बन जाएगा? 3D फिगर बन जाएगा. तो उस पैकिंग को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग. सो ये थी हमारी 1D, 2D, 3D. अब 2D में हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है स्क्वायर और एक होती है हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग. ये क्या होती है? लेट्स सी. ओके, सो स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग में क्या होता है कि जो हमारी क्लोज्ड पैकिंग है वो एक जब लेयर वाइज ऐसे रखी गई, रोज पूरे लगा दिए गए, तो क्या होगा? वो एक स्क्वायर ज्योमेट्री बनाएगी. मतलब उनके हर उनका जो एटम्स है वो एक स्क्वायर ज्योमेट्री बना रहे होंगे, लाइक दिस, एक स्क्वायर ज्योमेट्री बना रहे होंगे. तो उस क्लोज्ड पैकिंग को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग. ओके, उसको कहते हैं. अब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4. अब 4 क्यों है? हर एटम से, अगर हम जस्ट इसके बीच वाले एटम की बात करते हैं, इसके, तो 1, 2, 3, 4, इससे 4 एटम्स. लाइक देखो, ये है हमारा एक 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का एक फिगर है. सो अगर मैं इस A एटम की बात करूं कि A एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो इसको टच करने वाले एटम है 1, 2, 3 एंड 4. तो ये एक स्क्वायर ज्योमेट्री फॉर्म हुई, तो इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4. ओके, नेक्स्ट आती है हमारी हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग. इसमें जब ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, देखो इसमें एक लाइन वाइज है और इसमें क्या है? बीच में जो वॉइड है उसको भी फिल किया गया है, कोशिश की गई है उसको यहाँ पे ऐसे रखने की. तो एक लेयर ऐसे, फिर उसके बाद शिफ्टेड, फिर देन लेयर. तो इसमें क्या है कि पूरी जो इनकी बनती है, एक ज्योमेट्री बनती है इनके एटम से, तो वो एक हेक्सागोन, पूरा हेक्सागोन बन जाता है. अब इनका, अगर मैं सिर्फ ये A एटम की बात करूं कि A एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो
तो इससे नेबरिंग एटम कौन कौन सा है जो टच कॉन्टैक्ट में है? 1 2 3 4 5 6। हेंस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। इसलिए 2 डायमेंशनल में 4 एंड 6 आर टू कोऑर्डिनेशन नंबर्स जो हमारे होते हैं। स्क्वायर का होता है 4, स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग का होता है 4, एंड हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ओके, नेक्स्ट हमारी क्या आती है? 3D। 3D में हमारा 3D भी हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, एक होती है हेक्सागोनल 3D क्लोज्ड पैकिंग। ओके, अब क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में क्या होता है? देखो, ये एक स्ट्रक्चर था हमारा जस्ट 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग का। ओके, ये एक स्ट्रक्चर हमारा 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग का था। अब हमने क्या किया, इसको लेयर वाइज रखते चले गए, तो कुछ इसके पीछे ऐसे बनेगा, ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इधर भी हो जाएगा, इधर बन जाएगा, इधर ये ऐसा, तो ये क्यूब स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। तो ऐसी क्लोज पैकिंग जिसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या बन के निकल रहा है? क्यूब। ओके, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर जो हमें क्यूब दे रही है उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, यानी कि लेयर वाइज उसको हमने रखते चले गए। अब इसमें क्यूबिक में हमारी 2 टाइप्स की आती है, एक होती है फेस सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग, एक होती है बॉडी सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग। ये क्या होती है? ये जस्ट अभी हम समझेंगे, पहले हेक्सागोनल देखते हैं। अब इसमें हेक्सागोनल में क्या होता है? जैसे हमारा ये क्यूब फॉर्म हुआ है वैसे ही हमारा हेक्सागोनल फॉर्म होता है। क्यूबिक में 2 टाइप्स की हैं, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। अभी इन दोनों को मैं डिस्कस करूंगी, पहले बात करते हैं हेक्सागोनल की बात करते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ठीक है, तो अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग की। तो हमारी आती है पहली फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, FCCCP। ओके, सो इसमें क्या होता है? अब फेस सेंटर्ड थोड़ा नाम से, हमने पहले भी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पढ़ा था हमने फेस सेंटर्ड। अगर आपने यूनिट सेल का वीडियो अभी तक नहीं देखा है और अगर आपको समझनी है कि यूनिट सेल का कंसेप्ट पूरा मैंने बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके यूनिट सेल का 3rd लेक्चर जो है वो है यूनिट सेल पे, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। पहले मैंने पूरा डिस्कस कर रखा है यूनिट सेल के बारे में। सो पहला आता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, FCCCP। इसमें क्या होता है? हमारी जो क्लोज्ड पैकिंग है, एक तरीके से देखो, ये मान लो एक ये वॉल है, ठीक है। अब ये एजेस है, ये मैंने क्या लिया है कि 3D फिगर में, लाइक ये हमारा 3D फिगर था कुछ, ठीक है। ये एक रूम था, मान सकते हैं ये एक यूनिट सेल था, ठीक है। इस यूनिट सेल में मैंने इसकी फ्रंट वाली वॉल, ये वाली जो वॉल है, ये सिर्फ इस वाली को लिया है, ठीक है। ये वाले जो फेस है इसको लिया। इस फेस में 4 एजेस होंगे, 4 कॉर्नर्स होंगे, ठीक है। ये 4 कॉर्नर्स होंगे, 1 2 3 4 कॉर्नर्स होंगे, और ये एक एज है, ठीक है। कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था आपको 1/8 होता है। किस में बताया था? मैंने 3rd लेक्चर में बताया था, जाके देख भी सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है अभी तक। सो 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर्स पे। फेस का कितना होता है? फेस पे भी एक एटम प्रेजेंट होता है। एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है? 1/2। ओके, आधा इधर होगा, आधा इसके जस्ट पीछे वाली जो यहाँ पे इसके पास वाली नेबरिंग यूनिट सेल होगी उसमें होगा। सो अब ये जो आधा है, अब इसको कौन कौन टच कर रहा होगा? लाइक ये जो यहाँ पे आधा एटम प्रेजेंट है, अब उसको कौन से अपोजिट साइड के जो 8 हमारे पास कॉर्नर्स हैं वो 8 प्लस इसकी 1 2 3 इसकी जो फेसेस हैं, रेस्ट ऑफ द फेसेस कितने हमारे पास बचे? 5 फेसेस बच रहे हैं हमारे पास। तो 5 फेसेस में हमारा नीचे वाला तो जस्ट अगर यहाँ पे है तो नीचे वाला तो जस्ट हमें टच करेगा नहीं। नीचे वाला लाइक इसके सामने वाला तो हमें जस्ट टच करेगा नहीं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके जस्ट फ्रंट वाला तो बहुत दूर पड़ जाएगा, तो वो टच नहीं कर पाएगा। बट रेस्ट ऑफ द जो 4 है वो तो इसके कॉन्टैक्ट में होंगे ना। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, फेस सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8 + 4 कितना? 12। ओके, अब इसका 12 हो गया। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है? बॉडी
सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। इसमें क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड यानी कि पूरी बॉडी में का जो सेंटर में एक जो एटम है, मतलब हर बॉडी का जो पूरे बॉडी का जो सेंटर में एटम है उसको हमें लेना है। अब उसके लिए क्या होगा, हमारे पास जो फेसेस के एटम्स थे वो दूर पड़ जाएंगे, बट हाँ सारे जो कॉर्नर्स के एटम्स हैं वो क्या होंगे, वो इसके कांटेक्ट में होंगे, वो आगे इसके कांटेक्ट में होंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा यूनिट सेल होता है, सारे ही जितने भी एटम्स होते हैं वो एक में कॉन्टैक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अब ये सारे क्या है, इनके कॉर्नर्स के इसके टच में होंगे। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं, हमारे पास 8 होते हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाता है, 8। ओके, सो फेस सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा होता है 12, बॉडी सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारे पास 8। ओके, सो ये थी हमारी क्लोज पैकिंग की थ्योरी, क्लोज पैकिंग हमारी। तो हमारा जो टॉपिक आता है वो है रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन। एक रेडियस रेशियो जो है वो एक रेशियो होता है कैटायन टू दैट ऑफ एनायन पे। कैटायन का एनायन से जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं रेडियस रेशियो। इसको फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ये इससे निकलता है हमारा रेडियस रेशियो निकलता है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, इससे काफी न्यूमेरिकल्स लगेंगे। और बाकी इसमें थ्योरी में और ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत इससे रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग किस पे डिपेंडेंट होगी वो मैं आगे आपको बताती रहूंगी। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा धीरे धीरे आपको वो चीजें भी समझ में आती जाएंगी। सो रेडियस रेशियो में बस इतना है कि कैटायन टू दैट ऑफ एनायन, रेशियो किसका, कैटायन का एनायन से। आपको रेडियस पुट कर देनी है कैटायन की और एनायन की, और उनका रेशियो निकाल लेना है, निकल आएगा हमारा रेडियस रेशियो। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं और जो थोड़े से अलग ट्विस्टेड आते हैं वो मैं बताती रहूंगी। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है। पहला तो है रेडियस रेशियो पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेशियो। अब अभी हमने रेडियस रेशियो देखा कि कैटायन का एनायन से जो रेशियो होता है उसको कहते हैं रेडियस रेशियो, बट अब वो डिपेंड कैसे करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है कोऑर्डिनेशन नंबर के, ये देखते हैं। मान लीजिए ये एक एटम था, एक कैटायन था, ठीक है, एक जिसका रेडियस रेशियो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एक एटम है जिसका रेडियस रेशियो काफी ज्यादा था, और अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। तो अब बहुत ज्यादा है तो पास में एटम्स जो आएंगे वो ज्यादा आके इसके कांटेक्ट में जितने भी एटम्स होंगे वो ज्यादा होंगे। ठीक है, अब इसके कांटेक्ट में मान लीजिए इसके कांटेक्ट में हुए 12, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। इस ए एटम का हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। ठीक है, क्यों 12 हुआ, अब हमारा ये इसका रेडियस रेशियो हमारे पास क्या था, ज्यादा था, इसलिए अब हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अब इस एटम जिसका रेडियस रेशियो बहुत ही कम है उसका हमने क्या एक वो एटम ले लिया, तो अब क्या होगा, इसके आसपास जो एटम्स आके इसके कांटेक्ट में आएंगे वो क्या होंगे, वो तो कम आ पाएंगे। मान लीजिए 4 आ गए, एनी हाउ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4 कांटेक्ट में आए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। तो देखिए रेडियस रेशियो कम हुआ तो हमारे पास जो कांटेक्ट में आने वाले नंबर था, नंबर ऑफ एटम्स थे जो कांटेक्ट में आ रहे थे वो कम हो गए। रेडियस रेशियो बढ़ा तो कांटेक्ट में आने वाले एटम्स भी बढ़ गए, यानी कि रेडियस रेशियो कम तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम, रेडियस रेशियो ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा। ओके, सो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस रेशियो के। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेशर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्रेशर के। प्रेशर कैसे, अब इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक ये था हमारे पास, ये एटम्स थे। अब मैंने यहाँ इतने एटम के बाद मैंने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, मतलब ये सारे एटम को इतना प्रेशर अप्लाई किया कि इतनी स्पेस और इतना ज्यादा इसको प्रेशर अप्लाई किया कि इतनी स्पेस और क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे और एटम्स आके यहाँ पे आ जाएंगे ना, यहाँ पे जुड़ जाएंगे। मान लीजिए 4 और जुड़ गए, तो अब इसका नया कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि पहले 12 था अब कितना हो जाएगा 16 क्यों बढ़ क्यों गया, क्योंकि हमने प्रेशर अप्लाई किया। अब इसी को मान लीजिए हमने क्या किया होता कि इसमें से हमारे पास पहले 12 एटम पास में थे,
पहले जो 12 थे वो हमने एकदम उनका जो भी जिस भी प्रेशर से वो जुड़े हुए थे वो क्या किया हमने, उसको बहुत ही लूज कर दिया। तो क्या होगा, अब बहुत दूर दूर हो जाएंगे एटम्स, कुछ ऐसे हो जाएंगे, मतलब फ्री हो जाएंगे एटम्स, क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 12 था, अब वो कितना हो जाएगा, 8, वो 8 रह जाएगा। अब 8 क्यों हो गया, यानी कि हमने प्रेशर को जैसे ही कम किया कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम हो गया, और प्रेशर जैसे ही बढ़ाया कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ गया। ओके, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये कैसे होता है, लेट्स सी। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये कैसे है, मान लीजिए कि एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास यही पूरा एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ था, ठीक है, जिसका एक रेडियस रेशियो बहुत ज़्यादा था और बाकी के कम थे। तो अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से हमने हीट दी। ओके, यहाँ पे हमने इसको क्या हम दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, यहाँ पे हमने हीट दी। तो अब क्या होगा कि इसके जो बॉन्ड होंगे, अब हीट दिए यानी कि थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, और थर्मल एनर्जी क्या करती है, आपस के जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक कर देती है। तो इनके बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे, जैसे जैसे इनके बॉन्ड ब्रेक होंगे क्या होगा, इनमें दूरियां पैदा हो जाएंगी। मतलब कि ये जो हमारे पास ऐसे था, अब वो क्या होगा कि एक एक एटम रिलीज हो जाएगा, इनके बीच बीच के एटम क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो इनमें कुछ ये स्ट्रक्चर जो हमारा पहले ये था, अब वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये फिर यहाँ पे बचा, इधर इधर इधर, बाकी के क्या हो गया, बाकी के बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसलिए सारे उस कंटेनर में क्या हो गया, वो फ्री हो गए एटम्स। ठीक है, तो यानी कि अब हमारा ये स्ट्रक्चर बना, और इस एटम से, एटम ए से जो कि पहले 12 एटम्स जुड़े हुए थे, अब वो कितने रह गए, सिर्फ 6 रह गया। तो यानी कि हमने हीट दी, इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो गया। मतलब हीट दी, टेम्परेचर ज्यादा किया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो गया। इसलिए यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कम हो रहा है, इसलिए। और टेम्परेचर के कम करने पे, अब इसको कम करें अगर, ये एक हमने कुछ भी पानी लिया, पानी लेने के बाद उसको क्या किया, उसको जाके फ्रीज कर दिया। तो फ्रीज करेंगे तो क्या होगा, सारे जितने भी एटम्स होंगे वो एक पास आके इकट्ठा हो जाएंगे और फ्रीज हो जाएंगे एक में। तो फ्रीज हो जाएंगे यानी कि बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा और आपस में आके जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे, बहुत सारे एटम्स आके पास में आएंगे ना, कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए टेम्परेचर के बढ़ने पे कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है, टेम्परेचर के कम होने पे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक पैकिंग फ्रैक्शन। सो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम। किसी भी यूनिट सेल में जितना भी एक एटम ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना वॉल्यूम एक एटम ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका फ्रैक्शन को हम क्या, उस यूनिट सेल से उसका फ्रैक्शन हम क्या कहते हैं, उसको पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, थ्योरी इतनी है, बाकी इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं ये देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। Z क्या है? Z है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन आ गिवन यूनिट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स होता है किसी भी गिवन यूनिट सेल में। अभी हमें पूछा जाए, हमने कितने टाइप की यूनिट सेल पढ़ी थी? 4 टाइप की पढ़ी थी। सिंपल, मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ, चलिए मैं यहाँ पे वापस से डिस्कस नहीं करूंगी। सो हमने उनके नंबर ऑफ एटम्स भी पढ़े थे, उनमें कि कैसे नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं ये भी पढ़ा था। तो अब मान लीजिए, अब पूछ लिया जाए कि बॉडी सेंटर्ड का हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फॉर्मूला अप्लाई किया, PF इज इक्वल्स टू Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमारे पास 2, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। तो हमने Z की जगह क्या पुट कर दिया? 2, क्योंकि Z क्या था? नंबर ऑफ एटम्स। अब वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा?
वॉल्यूम, अब एटम जो होगा वो स्फेयर के शेप में ही तो होगा, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हमारा क्यूब के फॉर्म में था, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब। ठीक है, ये पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया 2 4/3 पाई, और यहाँ पे आर था। अब रेडियस, एटम की रेडियस तो हमें पता नहीं है। अब ये वैल्यू कहाँ से मैंने लिखी है, मैं इसके बाद ये चार्ट एक डिस्कस करूंगी, वहां से आपको पता चलेगा कि ये मैंने वैल्यू कैसे लिखी है। अभी के लिए बस मैंने इतना जान लीजिए कि मैंने ये वैल्यू कुछ डाल दी, यहाँ पे आर की वैल्यू डाल दी और बस कर दिया, और सारी कैलकुलेशन स्किप करके डायरेक्टली ये आंसर लिख दिया। तो ये बिल्कुल सही है, आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड की ही निकालने के लिए आता है पैकिंग फ्रैक्शन, इन तीनों का ही निकालने के लिए आएगा, और इन तीनों का पैकिंग फ्रैक्शन हमारा फिक्स्ड होता है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड का पैकिंग फ्रैक्शन होता है हमारा 0.68, सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन होता है हमारा 0.52, फेस सेंटर्ड का हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.74। ओके, सो ये वैल्यूज हमारी फिक्स होती हैं। इसके इस स्टेप के बाद, वैल्यूज को पुट करने के बाद, ये जो स्टेप होता है सारी कैलकुलेशन स्किप करके हमें बस ये वैल्यूज याद रखनी है, और उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। और ये बिल्कुल यहाँ पे अगर आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया तो आपको 5 नंबर, वैसे मोस्टली 2 या 3 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो आपको पूरे, अगर 3 नंबर का है तो ये पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं कटेगा। सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे हमने सारी कैलकुलेशन स्किप करके क्या कर देना है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देनी है। अब ये डिस्कस करते हैं कि ये वैल्यूज मैंने कैसे। सो अभी ये एक चार्ट है जो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब ये चार्ट क्या है देखते हैं। मैंने यहाँ पे यूनिट सेल्स लिख रखे हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। ये Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर्ड में 2, फेस सेंटर्ड में 4। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इन सबके कोऑर्डिनेशन नंबर्स कैसे निकालते हैं। अब सिंपल क्यूबिक में 6, बॉडी सेंटर्ड में 8 होते हैं, और फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, ये जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम नेबरिंग एटम, यानी कि नेबरिंग एटम से कितनी डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस लिखी हुई है। ओके, 1a √3/2a 1/√2a, और रेडियस, ये रेडियस की वैल्यूज है। सो मैंने ये रेडियस जो है यही वाली, यहाँ पे मैंने बॉडी सेंटर्ड का निकाला था ना पैकिंग फ्रैक्शन, तो ये रेडियस मैंने डाली थी। ये ऑलरेडी हमारे पास इस चार्ट के थ्रू आप ये चार्ट जब आपको एकदम अच्छे से लर्न हो जाएगा तो इनमें से आप कोई भी, जैसे मान लीजिए फेस सेंटर्ड का निकालने के लिए दिया गया, तुरंत अगर आपको चार्ट लर्न है तो रेडियस आपको पता है कि रेडियस की जगह पे हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ऐसे ही ये पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू से फिक्स होती है, ये लर्न कर लीजिए। अब क्या है, ये मैंने यहाँ पे कुछ 90 60 45 लिखा है, तो ये सिर्फ इसलिए कि एक याद करने के पर्पज से कि आपको कैसे याद रह सकता है। अब ऐसे याद कर सकते हो कि sin 90 sin 60 sin 45, एक कोई SBF बैंक है जिसका नंबर है, जिसका कोड है 124। ठीक है, अब वो 90 60 45 चलती है, 90 60 यानी sin 90 sin 60 sin 45। इससे क्या होगा, इस नंबर से sin 90 से आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी, कौन सी मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी। sin 90 की वैल्यू 1, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2। अब ये वैल्यूज मिल गई तो क्या है, इन सब के आगे बस a लगाना है। ठीक है, a लगा दिया, हमें डिस्टेंस मिल गई, किसकी, नेबरिंग एटम से हमें डिस्टेंस मिल गई। अब रेडियस कैसे लर्न की जाए, ये वैल्यूज कैसे लर्न की जाए, तो इन सारी ये जो वैल्यूज हमने निकालनी है, अभी हमने ऐसे करके sin 90 sin 60 45 से करके ये जो वैल्यूज निकाली, इनको सबको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2a √3/4a 1/2√2a। ठीक है, 1/2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी रेडियस की वैल्यूज निकल आई। और पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यूज ये तो लर्न ही करनी है, या तो कह सकते हैं 52%, में भी कभी कभी लिखा होता है तो उसको कंफ्यूज नहीं होना, वही चीज होती है। ठीक है, सो ये एक चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत से क्वेश्चन सिर्फ इसके थ्रू लग जाते हैं। ठीक है, तो एक और लर्न करने की ट्रिक यही है कि ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। और पूरा सीक्वेंस नाम भूलने के लिए SBF, जैसे एक बैंक का नाम कर सकते हैं कि हाँ SBF बैंक है, मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया था जब अपने बोर्ड्स के लिए। सो आप भी ऐसे कर सकते हैं, SBF बैंक जिसका कोड है 124 और जिसकी टाइमिंग है 90 60 45, ये समथिंग कुछ और है, ऐसे टाइमिंग सिस्टम कुछ और है जिसकी चलती है 90 60 45। कौन सा, अब साइन और कॉस में डिफरेंस वो कंफ्यूज नहीं होना,
साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90, ये जो एंगल्स लिखे हैं वो साइन के लिए लिखे हैं। साइन का एंगल यहाँ से कहीं मतलब नहीं है, ये एंगल्स का कहीं, सिर्फ ये लर्न करने के पर्पज से है कि साइन 90 की वैल्यू 1 ऐसे याद रहेगी। ऐसे ही वैल्यूज भूल जाते हैं हम लोग, तो ऐसे क्या होगा कि वैल्यूज ये सारी याद रहेंगी, और एक बार ये वैल्यूज याद रही तो इनको सिर्फ 1/2 से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, रेडियस की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और इन पे जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये कई न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जिनकी जो सिर्फ ये चार्ट अगर लर्न है तो हो जाएंगे। ठीक है, सो ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन का, तो उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स में बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं। रेडियस का अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो देखेंगे रेडियस रेशियो पे कई न्यूमेरिकल्स आते हैं, सो वो कैसे सॉल्व होंगे वो देखते हैं। ठीक है, सो होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में और या फिर मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और वीडियो समझ में आया हो तो, पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, एंड थैंक यू सो मच।